बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के इंट्रो में ना कोई आपको मैसेज दिया जाए, कोई नई बात आपके साथ की जाए। आजकल हम देख रहे हैं कि हम नफ्सा नफसी के दौर में गुजर रहे हैं। हर किसी को अपनी ग्रोथ का पड़ी है, बल्कि कहा जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। उसको एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन के आलात तो बदल गए हैं, बढ़ गए हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ जो था वो छोड़ते जा रहे हैं। हम एक घर में देखते हैं कि 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद मोबाइल फ़ोन्स निकलते हैं और डूम स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ बात करें, आप एक दूसरे के हालात जानें, एक दूसरे की मुश्किलात जानें, उनका हल निकालें, बल्कि नहीं, हम अपने ही मोबाइल में मगन रहते हैं। वो डोपामीन रिलीज़ होता है, हम एंजॉय करते हैं मोबाइल की स्क्रीन से और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर घर में जो पेरेंट्स हैं उनको वक्त देने की ज़रूरत है। हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हम अपने कामकाज में लगते जा रहे हैं, तो पेरेंट्स हमारे बूढ़े हो रहे हैं, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों पर अमल किया जाएगा और मुआशरा हमारा बेहतरी की तरफ जाएगा, बजाय इसके कि हम बिगाड़ की तरफ जाएँ। अब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हम हमेशा अपने प्रोग्राम में ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी शख्सियत को लाजमी मदऊ करें जिन्होंने कोई नुमायाँ कामयाबी हासिल की हो। आज भी हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मुल्तान की तारीख़ में एक बहुत नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट बार की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तारीख़ में 125 साला तारीख़ में पहली खातून सदर मुंतखब हुई हैं। पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट बार की अगर हम बात करें तो पहली खातून सदर मुंतखब हुई। और जनूबी पंजाब वो ख़ित्ता है जिसको थोड़ा सा बैकवर्ड ख़ित्ता समझा जाता है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग किसी खातून पर किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन हमारी वकला बरादरी जो पढ़ी लिखी बरादरी है उसने ये साबित किया है कि नहीं, हम लोग भी वो लोग हैं जो ख़वातीन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हम उनको मौका देने के लिए तैयार हैं। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बार में इस दफ़ा बुशरा नकवी साहिबा 125 साला मुल्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक खातून सदर मुंतखब हुई। अब इनसे पूछेंगे कि इनको किस तरह के चैलेंजेस हैं, क्या इनके अज़ाइम हैं, क्या इनके गोल्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं ये वकला बरादरी के लिए, और ये जो भारी जिम्मेदारी वकला बरादरी की तरफ से इनके कंधों पर डाली गई है, एक तो ये फील किस तरह कर रही हैं और आगे इनके गोल्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मैम? ठीक है जी बिल्कुल ठीक हूँ मैम। मैं आपके इंट्रोडक्शन में नाज़रीन एक और चीज़ मिस कर गया हूँ। मैम साबिक जज भी रह चुकी हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पहले भी निभा चुकी हैं और आगे अब इनके ऊपर डाली गई है। मैम आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि आप फील किस तरह कर रही हैं, एक जो जिम्मेदारी दी गई है, वकला बरादरी का एक ट्रस्ट है आपकी तरफ। जी यकीनन भारी जिम्मेदारी है ये, और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है जिसमें ये ज़िम्मेदारी मुझ पे मेरे कंधों पे डाली गई। यकीनन खुशी तो है मुझे कि मुझे मेरी बार के लोगों ने ऑन किया और उन्होंने बहुत प्यारा रिस्पांस दिया। और ऐसे जगह पे जहाँ हमेशा साउथ पंजाब को कहा जाता है कि यहाँ फ़ीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह चेंज आ रही है। और देखिए, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे इतने ज़्यादा भारी अक्सरियत से जितवा दिया, तो ये उनका ट्रस्ट है। उनका ट्रस्ट तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि सब नज़रें अब मेरी तरफ हैं, तो थोड़ा सा दिल घबरा भी रहा है लेकिन खुशी भी है। खुशी भी है मैम। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ नाज़रीन अमहर इमरान नवाज़ साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। इनसे भी इस कामयाबी के हवाले से पूछेंगे क्योंकि कोर्ट रूम को कवर करते हैं। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट की बीट भी अमहर इमरान नवाज़ साहब के पास है। इनसे जानेंगे कि मुल्तान में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। हमने देखा कि 2025 का साल बहुत अच्छा साल साबित हुआ, बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। क्या वो प्रोजेक्ट्स पाए तकमील तक भी पहुँचे या सिर्फ कागज़ों की हद तक ही महदूद रहे? और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी काफ़ी चेंजेस की जा रही हैं। पटवारियों की कुछ पावर्स जो हैं वो उनके ऊपर कदगन लगाने की सोचा जा रहा है कि शायद उनकी पावर्स को कम किया जा सके ताकि करप्शन को कम किया जाए। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। आप आज भी हमेशा की तरह परजोश बैठे हैं और माशाल्लाह आपको देख के हमें भी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का असर है हमारे साहब। बहुत शुक्रिया, ये आपका बड़ापन है कि आप इस तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन आज हम इजी इसलिए भी हैं कि पीछे इतनी सर्दी में आप बुला रहे होते थे। पिछला जो हफ्ता गुजरा है बहुत ज़्यादा सर्द था, लेकिन आज अच्छा मौसम है। अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 दिन से सूरज जो है वो मुकम्मल चमक रहा है अपनी मुकम्मल आबताब से। अमहर साहब, आपसे भी मैं चाहूँगा, ये नुमायाँ एक कामयाबी है। 108 साला तारीख़ में मुल्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा खातून सदर मुंतखब हुई। और अगर पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट बार की भी जैसे मैंने बात की, तो डिस्ट्रिक्ट बार में पहली दफ़ा पाकिस्तान में खातून एक मुंतखब हुई हैं, तो आपका इस पर क्या तज्ज़िया है?
तामा भाई यकीनन एक बहुत बड़ी एक तब्दीली है और साउथ पंजाब जैसा हमारा खित्ता है, आपको पता है यहाँ ख़ातीन के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और ना सिर्फ मुल्तान आप बात करें, मैं कहूँगा ये जनूबी पंजाब की तारीख़ में तहसील बार में कभी, हाई कोर्ट बार में कभी कोई ख़ातून सदर नहीं हुई और ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट बार में। जनूबी पंजाब की तारीख़ में पहली, पाकिस्तान की तारीख में डिस्ट्रिक्ट बार की नशिस्त पे पहली सदर मुंतखब हुई हैं। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है और पंजाब की दूसरी बड़ी मुल्तान बार है। और ये जो मुल्तान बार है ये ऐसी ज़रखेज़ बार है कि यहाँ से आप देखें कि पिछले जो चीफ जस्टिस साहबान यहाँ से गए और जस्टिस साहबान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस खित्ते से जो है ये इस खित्ता बड़ा ज़रखेज़ है। और इस खित्ते ने साबित कर दिया है बुशरा नकवी साहबा को सदर मुंतखब करके कि वाकई ना सिर्फ मेल हजरात बल्कि ख़ातीन के लिए भी जो है नुमायाँ यहाँ पे कामयाबियों के लिए जो है उनके अंदर टैलेंट भी है। और फ़ख्रुन्निसा साहबा हमारी साबिक़ जस्टिस रही हैं, वो भी हमारे मुल्तान से थी। तो ख़ातीन ने पहले भी मुल्तान से बड़े ओहदों पे रही हैं और ये भी एक बड़ा एजाज़ फिर मुल्तान पे अल्लाह ताला ने मुझे ज़रा ये बताएगा कि जैसे मैम बता रही थी कि एक दिल भी घबरा रहा है लेकिन ज़िम्मेदारी है, उसको अचीव भी करना है। एक ट्रस्ट डेफिसिट था लोगों के दरमियान में भी, आम आवाम के दरमियान में भी, वकला बरादरी के दरमियान पर। वकला बरादरी अक्सर जैसे हम देख रहे हैं कि पहले खातून को मुंतखब नहीं कर रहे थे। ये क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस चेंज हुए कि ट्रस्ट किया गया फ़ीमेल के ऊपर और अब इनको मौका दिया गया कि आप हमें लीड करें? देखें, हर किसी पे तो ट्रस्ट नहीं होता। इनकी मैं बैकग्राउंड की आपको बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टी से भी मैडम जो है एफिलिएटेड रहीं और वहाँ पे भी एक अहम बड़े ओहदों पे रहीं। उसके साथ बाद जज बनी ड्रग कोर्ट की और उन्होंने अपने बड़ी पूरा टेनोर बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया और साबित किया कि वो इस ओहदे पे भी जो है वो साबित कदम रह सकती हैं। अदरवाइज़ आपको पता है बहुत से लोग जो है जब कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो कुछ अरसे बाद छोड़ जाते हैं या घबरा जाते हैं या वो कर नहीं पाते, उनको फिर तब्दील कर दिया जाता है। तो उन्होंने अपने जज का जो टेनोर था ये भी इन्होंने पूरा किया। बल्कि उस दौरान भी मैं राब्ते में ही रहता था फैसलाबाद में जब मैडम के साथ जो है कि कोई अहम केसेस के हवाले से या कोई इस तरह की होती थी एक्टिविटीज़। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ख़वातीन को एम्पावर किया गया है। मुल्तान बार में भी आप देखें कि बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और जनूबी पंजाब के लोग जो है वो, मैं बरमला कह रहा हूँ कि वो इतना नहीं स्पेस देते ख़वातीन के हवाले से। लेकिन अब इन्होंने जो काम किया है, मेरा ख्याल है आने वाली जितनी भी ख़वातीन होंगी उनके हौसले बुलंद हुए हैं और वो अब किसी भी मैदान में जा सकते हैं। क्योंकि वकालत एक ऐसी है जहाँ मेल की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि फ़ीमेल जो है वो 10% मैक्सिमम होंगी, लेकिन इससे भी कम है, 10 से भी कम है। उनमें इन्होंने जो है एक कामयाबी हासिल की है। तो मतलब ये ख़वातीन के लिए है स्पेस और कर सकते। मैं जानना चाहूँगा मैम, मुबारकबादें तो हम आपको दे रहे हैं, जैसे हमने आपको कहा कि आपने ख़ुद भी कहा कि अब थोड़ा सा आगे दिल भी घबरा रहा है, जिम्मेदारी डाली गई है। तवक्कुआत क्या है, मुझे ज़रा ये बताइए। एक्सपेक्टेशंस एक मंशूर होता है ना, जब एक इलेक्शन लड़ा जाता है तो कुछ आप दावे किए जाते हैं, तो मुझे बताइए कि वो दावे क्या थे और उसको गोल करने का बाकी क्या है आपका प्लान? नारे पे आए हैं वो सबसे बड़ा ये था इस वक्त हमारी बार में एक करप्शन का जो है वो जिन्हें और काफ़ी सारे पीछे गुजर गए। तो उसके हवाले से क्योंकि लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और सबकी एक ही डिमांड थी कि हमारे इदारे से करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। अब यहाँ पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपके नॉलेज में लाऊं कि पहले एक चैम्बर्स का मामला हुआ तो उसमें चैम्बर्स बताए गए, बच्चे जो नए आने वाले थे वकला उनसे पैसे लिए गए और वो चैम्बर्स जो हैं वहाँ पे नहीं थे, पार्किंग प्लाज़ा था और उनको ये बताया गया कि ये चैम्बर्स आपको मिलेंगे। उसमें कुराअंदाज़ी भी हुई, बहुत सारे 1000 लोगों की जो है एप्लीकेशंस जमा हुई, लेकिन उनमें से उन्होंने सेलेक्ट किए और तकरीबन अमाउंट जो थी ना वो कोई 7 करोड़ के नज़दीक जो है वो पैसे ले लिए गए। अब उसमें से कुछ रकम जब हम लोगों ने ये शुरू किया, सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगी, हमारे दरमियान एक नायब सदर भी रहे जिन्होंने उठ के इसका आगाज़ किया कि ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद फिर सारे लोग उनके साथ मिलते गए, फिर जनरल बॉडी का इजलास हुआ और उसमें रिकमेंडेशंस यही की गई कि हमारे जो ये बच्चों के पैसे हैं वो वापस किए जाएं।
उसमें से हम कामयाब हुए। एक फ्लोर के पैसे जो 3.5 करोड़ थे वो हम वापस ले सके। वहाँ देखें, ये ज़रूरी था, हमारा फ्यूचर है हमारे बच्चे। अगर हम उनके साथ ये धोखाधड़ी करेंगे तो आने वाले वक्त में क्या हमारा फ्यूचर में उन लोगों के साथ क्या होगा। बिल्कुल, हमें उनको वेलकम करना है, ना कि उनके साथ लूट मार करनी है। तो इस बात पे तमाम वकला बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और शिद्दत से, इवन दन के मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उनके जो हमारे अपोनेंट थे वो लोग भी नहीं पसंद कर रहे थे ये बात। और वकला बरादरी के ऊपर बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, आम आवाम से भी होती है। चंद लोग होते हैं जो ये कर जाते हैं, लेकिन सारी बरादरी के सब वकला के ऊपर ये एक इल्ज़ाम आता है। तो इस चीज़ के ऊपर तमाम लोग एक ही बात, यक ज़बान थे कि हमें करप्शन का ख़ात्मा करना है और अपने बच्चों के साथ ऐसा बिट्रे नहीं करना। अब ये पाकिस्तान बार में मैटर गया हुआ है और मैं उनके पास भी जाऊंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पैसे बाकी बच्चों के लौटाए जाएं, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहिबा यहाँ आई थी और उन्होंने बाकायदा कहा था कि वहाँ पे ऊपर पार्किंग प्लाजा में चैम्बर्स नहीं हैं। ये एक खलाई चैम्बर्स उन बच्चों को दे गए, कहीं भी नहीं था। तो वो जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर कुछ कहा गया था कि चैम्बर्स दिए जाएंगे, गया था, बट वो फेक था। और फिर चीफ जस्टिस साहिबा इसको क्लियर कर गई। उन्होंने कहा उन बच्चों के पैसे लौटाने चाहिए। ये अब मैटर पाकिस्तान बार में पहुंचा। तो अभी वो चैम्बर्स तो देने चाहिए ना, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में फिर दिए जाएंगे। देखिए, बच्चों की अमाउंट है, चैम्बर्स देंगे इंशाल्लाह, हम देंगे, लेकिन जो अमाउंट बच्चों की है वो उनको वापस मिलनी चाहिए। हाँ, ये है कि उसके बाद जब चैम्बर हम बना के देंगे, ठीक है, तो मैंने ये अपना वादा किया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोशिश करूँगी कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि आने वाले बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना चैम्बर बना सकें, बट उनको ज़रूरी है अपना चैम्बर होना चाहिए। एडवोकेसी के लिए प्राइवेसी भी ज़रूरी होती है अपने क्लाइंट के साथ। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा और मैं ये मुतालबा उनसे ये करती आई और कहा भी है बच्चों से कि फ्री ऑफ कॉस्ट चैम्बर देंगे हम उनको, कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम ये ना कर सके तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट चैम्बर्स देंगे। ठीक। मेरा कहना और मेरे मंशूर में ये बात शामिल थी कि हम बच्चों के साथ बिट्रे नहीं करें। ठीक। अच्छा मैम, एक और बहुत बड़ा मसला जो माहर साहब भी इस पे आवाज़ उठाते रहे हैं कि जहाँ पर केसेस हो रहे हैं, जहाँ पर जरा होती है, कोर्ट रूम्स हैं, वो बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। उसके लिए क्या किया जा रहा है कि बैठने की जगह भी नहीं होती? ये आपके नॉलेज में होगा, बल्कि आपने बिल्डिंग भी देखी होगी। जुडिशल जो हमारे साथ बन रहा है, जो हमने उस वक़्त हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, कासिम खान साहब ने, और उन्होंने यहाँ पे वो जगह दी और फिर उसके बाद पैसा भी आया, तो वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बिल्डिंग ये वाली कंस्ट्रक्शन हो के कोर्ट्स की पिछले कुछ दिनों में मिलनी थी, लेकिन अब जो है वो तकरीबन आने वाली है बिल्डिंग, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इस ईयर में सुना गया है कि ये हैंड ओवर करेंगे। इंशाल्लाह इस ईयर में हैंड ओवर कर दी जाएगी। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी कामयाबी है। इस मज़ीद भी जो मैम के गोल्स हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बुशरा नकवी साहिबा से उनके गोल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद भी उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन माहिर इमरान नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा हाई कोर्ट के इलेक्शन के हवाले से जान लेते हैं कि हाई कोर्ट बार के इलेक्शन की तैयारियां कहाँ तक पहुँची, उधर किस तरह के कैंडिडेट्स हैं, किस तरह की गहमा गहमी है। जी हमारे साहब बताइएगा कि हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के बारे में क्या तैयारियाँ हैं, कहाँ तक पहुँचे, कितने कैंडिडेट्स हैं, क्या मंशूर दिया जा रहा है? अच्छा, एक तो तामा भाई, जब भी मैं आता हूँ ना, इलेक्शन ज़रूर चल रहे होते हैं। कभी पाकिस्तान बार के, कभी पंजाब बार के, कभी हाई कोर्ट के, कभी डिस्ट्रिक्ट बार के और कभी क्लर्क्स बार के। तो मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं शायद। ये वैसे भी बहुत सारे इलेक्शंस का था। हर साल ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस दफ़ा पंजाब बार भी था, पाकिस्तान बार भी था, तो वो बीच में से हट जाएंगे तो फिर वही 3 इलेक्शन रह जाएंगे। अच्छा, तो ये इलेक्शन ना पूरा साल ही हम इसको कर रहे होते हैं कि अच्छा ये इलेक्शन इतने बड़े होते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार के इलेक्शन की मैं बात करूँ, अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट बार के ख़त्म होते हैं, हाई कोर्ट बार के फुल
अपने जी तंजील के साथ जो है ये शुरू हो जाते हैं और गहमा गहमी, और क्योंकि टेनोर बहुत कम होता है, अभी ये 1.5 माह शायद रह गया है, उसमें उन्होंने पूरी कंपेन करनी है। इसका दुरानिया कितना होता है? इसका जो 1 साल का ही होता है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट बार के जो पहले होते हैं इलेक्शन, तो डिस्ट्रिक्ट बार के उम्मीदवार जो हैं वो कंपेन कर रहे होते हैं। हाई कोर्ट वाले फिर जरा वो उनकी कंपेन इतनी एक्टिव नहीं होती। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट बार के ख़त्म होते हैं तो कल से हम देख रहे हैं कंपेन एक्टिव हो गई है, पैनाफ्लेक्स लगना शुरू हो गए हैं। बल्कि कल ही हम वो देख रहे थे कि नए जो एक अतर शाह बुखारी साहब हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के लिए, तो उनके पैनाफ्लेक्स कल लग रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे। इससे पहले एक उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी। इसकी तैयारियों के बारे में बताइएगा। मैं ज़रा एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक दफ़ा पहले मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी कि कुछ कहा जाता है कि पैसे जो हैं वो एक महदूद हद तक ही इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा फरावानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। SOPs होती हैं, लेकिन माजरत के साथ हाई कोर्ट का इलेक्शन जब हमारी बात होती है वो कहते हैं 5 करोड़ रुपए तक पहुँच गए। 5 करोड़ रुपए हाई कोर्ट का इलेक्शन, यानी कि इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ये जो रवायत है ये बहुत गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बार फिर थोड़ी कम है, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले सालों की निस्बत जो है वो बढ़ रही है। पहले इतने ना पैनाफ्लेक्स थे, एक छोटा सा वो सिर्फ विजिटिंग कार्ड की सूरत में कार्ड होता था, वो देते थे, कंपेन होती थी, चलती थी। लेकिन अब मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं और पता नहीं क्या आगे बनेगा। गरीब बंदा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेगा आगे जिस तरह। अनफॉर्चुनेट है। और अनलकीली हाई कोर्ट की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। खाने खिलाना, और ये एक रवायत पड़ गई है कि जिस वकील ने वोट देना है पहले खाना खाएगा। अच्छा, वैसे अक्सर औकात ये भी होता है ना कि तय किया होता है लोगों ने कि हमने वोट कहाँ डालना है, लेकिन फिर भी शामिल होंगे, खाना शाना खाएंगे और उसके बाद वोट जाके दूसरे। बस वो रवायत जैसे पड़ गई है। उन बेचारों के लिए देखें, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है जो एक लड़ना चाहता है, जो अच्छा काम करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हाई कोर्ट बार का इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता। वजह से दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, जैसे आप फिर क्या वो लोगों की है कि हम तक पहुंचे नहीं है। आप देखें हाई कोर्ट की कितनी 35 से ज्यादा बार्स हैं जहाँ पे जाना पड़ता है। रुझान, राजनपुर, बखर तक आप जाएंगे, और जब वो कोई जाएगा ही नहीं उम्मीदवार तो कहेंगे हम क्यों दें, ये तो अकड़ा हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा वो है, अभी से इसके तेवर ऐसे। हाँ, इस ऐसे है। तो उसको यहाँ से ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस की हम बात करें कि 2-2 चक्कर भी लगे, तो 35 बार्स की हम बात करें 70 चक्कर, और मियाँ वाली का एक चक्कर को आप देख लें। एक तरफ कोर्ट्स जो हैं वो इजाज़त दे रही हैं कि आप वर्चुअली पेश हो सकते हैं, और वहीं पर ही जो ट्रैवल के अल्लाह करे इसका भी इस तरह का कोई हो जाए कि कोई मुश्तरका तौर पे। बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 34 आई थिंक जी 34 बार्स में जाना, और बहुत ज़्यादा जो जाहिर है वो एक्सपेंसेस, वो तो नेचुरल है। लेकिन ये जो वाकई आप कह रहे हैं कि इसको कट डाउन करना चाहिए ताकि कॉम्पिटेंसी आए और बहुत सारे अच्छे लोग आए। बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट बार में तो बहुत कोशिश की गई है, और हम पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि आपने एक चाय का कप और समोसा, और अगर चाय है तो बॉटल नहीं होगी, तो वो हमने निभाई है, वो उसी तरह किया। ठीक है, और ये अच्छा भी था। नहीं तो अभी जो है वो मैडम जिस गाड़ी पे आई है शायद गाड़ी बेच के आना पड़ता है, आज किसी रिक्शे पे आ रही होती। तो ये इसको कम होना चाहिए। जो बेचारा हार जाता है, एक तो करोड़ों रुपए भी जाते हैं और दूसरा दोबारा हिम्मत ही नहीं होती उसको अगेन इलेक्शन लड़ने की। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बताइएगा कि इस साल उम्मीद करते हैं कि ये हाई कोर्ट बार के जिस तरह आप इलेक्शन कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से हो जाएंगे मुनक्किद, और हमें नए उम्मीदवार जो नजर आएंगे। हाई कोर्ट में 1-1 पे 2 उम्मीदवार इस वक्त सामने है, तरशा बुखारी और चौधरी उमर हयात। पिछले साल वो हारे थे चौधरी उमर हयात साहब, इस मरतबा भी वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके मध्य मुकाबले का कल ही अनाउंस किया है तरशा बुखारी साहब, ये साबिक सदर हाई कोर्ट रहे हैं, ये भी सीनियर है। मुकाबला तो अब होगा कांटेदार इंशाल्लाह। ये आप लोग कवर करते हुए भी काफी नजर आ रहा है। बिल्कुल, इनकी बड़ी वो अपना एक लॉबिंग है, अपना ग्रुप है बहुत बड़ा। 2026 में इंतज़ामिया की अगर हम बात कर लें, अब ज़रा ना निकल के थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, किस तरह के चैलेंजेस हैं? 25 के कोई जो प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एक अभी कल आई हुई थी सुहेरा, वो बता रही थी साफ़ पानी का प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। 50% साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गैर फ़ाल हैं, जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। अच्छा, वो ना पहले इंतज़ामिया इसको लुक आफ्टर करती थी और करवाती थी वासा और दीगर इनसे। अब क्या हुआ, एक प्राइवेट कंपनी आबे हयात के नाम से उन्हें ये दे दिया गया था। अब ना आबे हयात पूरी तरह टेक ओवर कर रही है,
ना इंतज़ामिया इसको देख कल मैंने ये यजराह तफन्नुन सुहेरा से बात की, मैंने कहा कि सुहेरा क्या अब उनको अब चाबियां देनी है आब हयात वालों को, फिर जाके वो काम शुरू करेंगे, क्या क्या रह गया? देखिए कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान बहुत एक्टिव बंदे हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुल्तान में इतना तरक्याती 1 साल में काम करवाए हैं, यकीनन मुल्तान का नक्शा बदल रहा है। और अब मुल्तान एवेन्यू की बात करें, और कल 2 दिन पहले ही इन्होंने एक ब्रांड रोड है मुल्तान में गुलगश्त में, उस पे 35 करोड़ रुपए का जो ग्रांट जारी कर दी है कि वहाँ पे जो पार्किंग का निज़ाम था, गुजर नहीं सकते थे तो कहाँ बनाई जा रही है वो पार्किंग? ये गुलगश्त में, वहीं पे उसी ब्रांड रोड में जो मुख्तलिफ पोल्स हैं, मुख्तलिफ डिवाइडर हैं, वो ख़त्म किए जाएंगे और 35 करोड़ की खतीर रकम से उनकी पार्किंग की जगह बन रही हैं और उसको और कुशादा किया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। मुल्तान एवेन्यू आप देखें कितने 4 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, उस पर काम हो रहा है। तो आप तरक्याती मनसूबों की बात कर रही हैं, विहाड़ी रोड है, इस वक्त डस्ट फ्री रोड के नाम दिया गया था और इस वक्त उस पर काम चल रहा है, काम चल रहे हैं। लेकिन बहुत से काम ऐसे भी हैं जो इग्नोर हुए हैं। आप देखें गलियां पुरानी सड़कें, उनमें जो तरक्याती फंड्स जो मिलने थे हमारे MNA MPAs को, वो नहीं मिले। सोलमू की हम बात करें तो अवाम बहुत ज़्यादा उस हवाले से परेशान है। कुछ वाक़यात हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब तक अमवात नहीं होती तब तक एक्शन नहीं होता। तो लोधरा में बच्ची गटर में गिरी बच्चा, और इसी तरह 2-3 कराची में वाक़े हुए, तो उस पर अब वज़ीर आला साहबा ने उस पर एक्शन लिया है। अब गटरों के ढक्कन तो डाल रहे हैं, उसके लिए कमेटी भी बन गई है। चलो गटरों वाली बात छोड़ दें, लेकिन इस वक्त आपके सड़कों का जो बुरा हाल है ना, छोटी सड़कों की हम बात करें, बड़ी गली मोहल्लों में, गली मोहल्लों में वहाँ ना कोई MP आ रहा है ना MNA आ रहा है। लोकल बॉडी का पूरा सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात तो हो नहीं रहे, जिन्होंने काउंसलर ने देखना था। तो मुझ समेत जो है, मैं कहता हूँ जहाँ भी हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है। अभी आपने लोकल गवर्नमेंट की बात की है, क्या अपना अब मैं तज्जिया चाहूँगा, रिपोर्ट तो इसके ऊपर आपके पास होगी कि काम हो रहा है, तज्जिया आपका क्या है कि हो जाएंगे इस दफ़ा, इस साल में इलेक्शन 2026 में कहा जा रहा था कि जून जुलाई के करीब शायद? देखिए 2 मरतबा इसकी डेट अनाउंस हुई है, दोनों मरतबा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास हम इतने तैयार नहीं हैं। उसके लिए दोबारा से नई हल्का बंदियाँ होती हैं, दोबारा से वोटर लिस्ट चीज़ें सारी वो करनी पड़ती हैं, और हुकूमत मेरा ख्याल है चाह भी नहीं रही। जो चीज़ चाहती है रातों रात कानून बना देती हैं, आपको पता है। तो लोकल वो अख्तियारात इस वक्त जो हुकूमत खुद अपने जो इससे एस्टेब्लिशमेंट से या अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात करूँगा, वो कर रहे हैं, DC कर रहा है, और MNA MPA के पास इतना वो नहीं है। जब लोकल बॉडीज़ का ये बन जाते होते हैं तो आपको पता है पैसा वो ब्यूरोक्रेट्स की बजाय वो सियासतदानों को दिया जाता है और वो काउंसलर तक वहाँ जाता होता है। तो अभी वो उस तरफ जा नहीं रहे, और हमने हमेशा देखा है कि जो भी हुकूमत होती है अपने आखिरी सालों में ये लोकल बॉडीज़ बनाती है ताकि वही मुतहरिक हों, काउंसलर जिनको पैसे दिए जाएं, और फिर वो एक रुझान बने और फिर वार्ड डलें और उनकी हुकूमत बन जाए। डेमोक्रेसी का हुस्न ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, नीचे शुरू में होनी चाहिए ना। ये तो वही पुराना ट्रेंड चल रहा है, आखिरी चौथे साल में ये शुरू करेंगे और इसमें 4 साल फिर हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी सबको। और चलें उम्मीद करते हैं कि अगर देर आए दुरुस्त आए, ये हो जाए, लेकिन हो जाए इलेक्शन बेहतर हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए पटवारियों के इख्तियारात को काफ़ी कम किया जा रहा है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? क्या वाकई कम किया जा रहा है या सिर्फ ये हम लोग सिर्फ अफवाहों की हद तक सुन रहे हैं, रूमर्स है? देखें करप्शन की तो इतनी इंतहा है, डेली हम कचहरी में बैठे होते हैं और वुकला के पास जो केसेस रेवेन्यू के आ रहे होते हैं, हर दूसरा बंदा अपनी जाली फर्द लेके जाली रजिस्ट्री लेके आया हुआ होता था। बेचारे ने लाखों रुपए भी भर दिए होते थे, लेकिन उनके पास पैसे वो ही नहीं होती थी ओरिजिनल। उस पे आमिर करीम खान साहब ने रजिस्ट्री ब्रांच में छापा मारा, वहाँ से लोग पकड़े। एंटी करप्शन में इस वक्त 80 के करीब लोगों पर FIR हो चुकी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं माहिर साहब, आप इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे करप्शन के ख़ात्मे के ऊपर और पटवारियों के इख्तियारात को कम करने की तजावीज़ दी गई हैं। अब इस पर कितना अमल किया जाएगा, वो क्या तजावीज़ हैं, माहिर इमरान नवाज़ साहब जो है वो बड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन हमें फिर ब्रेक पे जाना पड़ा। मार साहब मैं चाहूँगा उस बात को कंक्लूड कर लें। हमने बार-बार लोग आ रहे थे जाली रजिस्ट्रियाँ उठा के, और बहुत से लोग ऐसे थे जिनके टैक्सेस नहीं भरे जाते और उनकी जो है वो कम मालियत शो करके और बड़ा गबन और उसमें बड़ा
करप्शन हो रही थी। वसीका नवीस बहुत ज़्यादा इसमें मुलविस होते थे। आमिर करीम खान कमिश्नर साहब ने वहाँ पे वो रेड किया और वहाँ पे सब रजिस्ट्रार को उस मामले में उड़ा दिया गया था और मौके से गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। फिर वो केस एंटी करप्शन में भेजा। कल उन लोगों की ज़मानतें खारिज भी हुई हैं। एंटी करप्शन वालों ने जिन्हें पकड़ा था 80 के करीब इस वक्त लोग जो है वो उसमें आ चुके हुए हैं। करोड़ों रुपए की करप्शन है, यकीन करें, करोड़ों रुपए की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो वैसे ही बड़ा। हाँ, अच्छा, इसमें एक अच्छा काम ये हुआ कि ये जो, चूँकि आमिर करीम खान साहब जो हैं वो रहे हैं वहाँ पे वज़ीर आला हाउस में और सीएम साहिबा के साथ भी उनका अच्छा वो है, लहजून है। तो अब क्या हुआ कि इनकी काविशों से एक तो उन्होंने ये कह दिया कि ज़बानी जो इंतकालात होते थे कि कोई किसी के नाम करवाना चाहता था या म्यूटेशन वगैरह, तो वो जाते थे ज़बानी बात करते थे और वहाँ पे सब रजिस्ट्रार साहब जो है उसको ओके कर देते थे, इंतकाल पास कर देते थे। अब इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, यानी कि आपकी रजिस्ट्री होगी, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, तब जाके इंतकाल पास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोई अदरवाइज नहीं होगा। एक ये पास हो गया है, बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन आ गई। दूसरा, लॉगिन जो दिया जाता था तहसीलदारों को या सब रजिस्ट्रार को, वो वहीं जाके उस लॉगिन के ज़रिए म्यूटेशन होती थी। तो इसमें क्या होता था, जो बहुत से लोग ऐसे थे पैसे दे के, कोई कहीं बैठा है, कोई वसीका नवीसों ने जाली शुरू कर दिए थे इंतकालात, लॉगिन ले लेते थे, पैसे दे देते थे और करप्शन। अब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, कल रात ये नोटिफिकेशन आ गया है कि वो एक जगह होगी, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस तक लॉगिन चलेगा, अदरवाइज किसी और जगह लैपटॉप ले जाएंगे तो वहाँ पे वो काम ही नहीं करेगा। वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, उस पे नोटिफिकेशन भी। तो इंशाल्लाह इसमें क्या होगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह ये वो कदम उठाए गए हैं अब कमिश्नर साहब की तरफ से, जो बारहा आवाम की तरफ से उनको कहा जा रहा था कि अगर ऐसा आप कर दें, डिजिटल सिस्टम आपका मिसयूज हो रहा है, तो डिजिटल पे आ गया। इंशाल्लाह अब लोगों की जो साल केस चलते थे, इंशाल्लाह कमी होगी। बुशा साहिबा, आपकी आपने बताया कि आपके गोल्स क्या हैं। मैं ज़रा सफ़र जानना चाहूँगा। जैसे आपका बड़ा एक लेंथी सफ़र है, अगर हम इस इलेक्शंस की बात, किस तरह की मुश्किलात आपने फेस की, किस तरह के लोगों ने बातें की होंगी ना कि एक खातून को हम वोट दे रहे हैं, मुश्किलात हो सकते हैं, क्योंकि तारीख में पहली दफ़ा था कि एक मुंतखब होना था एक खातून ने। तो ज़रा उन मुश्किलात के बारे में बताइएगा। आपने सफ़र का पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन किया, तो सफ़र तो मेरा माशाल्लाह भरपूर तहरीकों में हम शामिल रहे। 2007 की तहरीक में भी शामिल थे। फिर हमने एक कचहरी बचाओ तहरीक स्टार्ट की थी, जिसको ज़ाहिर है हम चाहते थे कि 0 पॉइंट से जैसे कचहरी होती है तो वहीं रहे, क्योंकि हमें शहर से बाहर भेजा जा रहा था और कोई चीज़ नहीं थी। फिर हम वो कचहरी भी वापस लाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो गोल भी हमने अचीव किया। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस में मुझे क्या हर्डल्स आए। इलेक्शन कैंपेन एक फ़ीमेल के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि एक मेल जो है वो कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। फ़ीमेल के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये लोग मोटर बाइक पे जाते थे और मेरे साथ ये था कि मोटर बाइक पे वो कहते थे आप या भाई ले जाएं या हस्बैंड ले जाएं, तो वो कोई सब बिज़ी थे, कोई ऐसा नहीं था तैयार। तो मेरे साथ जिन्होंने कैंपेन कराई है मैं उनको दाद दूंगी और यकीनन मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी जी। मियाँ खालिद मित्रू साहब हैं। उन्होंने मुझे पैदल मेरे साथ चल के कैंपेन किया। हम डोर टू डोर जो कैंपेन करते रहे हैं घरों में, वो मेरे साथ पैदल चले हैं। ये उनके लिए मैं कहती हूँ बहुत बड़ा, मेरा तो चलो एक काम था, बट उन्होंने मेरे लिए ये सेक्रीफाइस किया। उन्होंने सेक्रीफाइस किया। एक मैम कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, फिर आप यहीं से बात कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मोहम्मद हिलाल खान जी, एडवोकेट भावलपुर से बोल रहा हूँ। जी हिलाल खान साहब, सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा बुशा नकवी साहबा को। माशाल्लाह इतनी भारी अच्छे से जीते हैं, ये हमारी वकला बिरादरी की बहुत बड़ी शान है और मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे अहलियाने वकला बिरादरी की तरफ से, भावलपुर की तरफ से। और दूसरी बात मैं इनसे ये करना चाहूँगा कि इनको चाहिए कि फर्स्ट टाइम खातून हमारी जमी पंजाब में, मुल्तान में इन्होंने जिस तरह ये इलेक्शन जीता है, माशाल्लाह फ्रंट पे आई हैं, तो मैं इनसे बड़ी तवक्कुआत व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि मेल मेंबर तो काफ़ी अर्से से आ रहे हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर। फर्स्ट टाइम खातून का आना और इनकी मैं समझता हूँ खवातीन की बेटरमेंट के लिए, खवातीन के लिए किलादार चैम्बर्स बनने चाहिए, खवातीन की मतलब की जो है हाउसिंग सोसाइटीज होनी चाहिए। तो हमारी खवातीन जो लॉयर्स हैं
गो की कम्युनिटी में जरा अक्सरियत कम है उनकी, मैं समझता हूँ उनके बारे में, उनकी मतलब हकूक के दिफा के लिए इन मेरी इस बहन को तवक्को करता हूँ बुशरा नकवी साहबा से कि ये जरूर काम करेंगे। एक और दूसरी बात इनसे मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इनको चाहिए कि हमारी वकला के वकील बिरादरी की वकला के लिए, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है हॉस्पिटल्स के अंदर हमें जो फैसिलिटीज दी जाएंगी, जिस तरह 18 स्केल के बराबर सीनियर लॉयर है वो अभी तक नहीं दी जा रही पूरे पंजाब खसूस अस्पतालों में, उसके लिए भी आवाज बुलंद करें। और मैं इनको इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा मोहतरमा बैठी हुई है लाहौर में, मैं समझता हूँ ये मैं समझता हूँ कि उन्हीं की वजह है, उन्हीं के असरात हैं। मरियम नवाज साहबा इस वक्त पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब है, और बहावलपुर में इस वक्त समीना कुरैशी साहबा इलेक्शन लड़ रही है हाईकोर्ट बार का, और इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आने पर देखेंगे, वो भी हमारी बहन है, बड़ी मैडम है हमारी, और बड़ी सीनियर वकील हैं, और उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। वो आने वाले वक्त में समीना कुरैशी साहबा बहावलपुर को लीड करेंगी इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में, और हमारी दुआ है कि खवातीन हमारी जितनी भी जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने दो सवाल किए हैं, उनका हम जवाब ले लेते हैं मैम से। दो जो आपकी तवक्कुआत हैं, एक तो खवातीन के हवाले से क्या गोल्स हैं मैम के, और दूसरा अस्पतालों के हवाले से आपने बात की कि उधर कोई जो जिस तरह की मिलनी चाहिए फैसिलिटीज़ वकला बरादरी को वो नहीं मिल रही। मैम आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा जो आप बात कर रही थी अपनी स्ट्रगल्स के हवाले से, फिर हमें आप इनका जवाब दे दीजिएगा। ये बताना चाहूँगी कि हमारा ख़ास तौर पे जो उन्होंने मेरे साथ दिया तो मैं उनकी थैंकफुल भी हूँ। दूसरी एक बात मैं ये बताऊँगी कि एक ये इलेक्शन जो है वो वाकई आप देखिए जनरल इलेक्शन में जैसे होता है कि एक जलसा किया और पॉलिटिशियंस आए, स्पीच की, चले गए, बट हमें डोर टू डोर एक एक वकील के घर जाके कन्विंस करना था। तो ज़ाहिर है वो डिफ़िकल्ट है, बट मैं कहती हूँ कि मुझे बड़ा ऑन किया है मेरी बात ने, बहुत रिस्पेक्ट दी है। मैं जिन घरों में गई हूँ उनकी फैमिली, उनके बच्चे, इवन देन फीमेल्स बाकायदा पूछती रहीं कि मैडम का इलेक्शन कब है। पंजाब बार के इलेक्शन में उन्होंने क्वेश्चन किया घरों में अपने हस्बैंड से कि मैडम जीत गई हैं, उन्होंने कहा नहीं अभी तो उनका इलेक्शन। इसका मतलब है कि घर के में जो वकील थे उनके हेडक्वार्टर्स की तरफ से वो ये मेरी कैंपेनर वो मेरी कैंपेनर थी। सेकेंडली देखिए लॉयर्स आपको रिस्पेक्ट देते हैं, यकीनन वो समझते हैं इस बात को अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं उनके पास ज़रूर जाती रही हूँ, बैठती रही हूँ, उनको मैंने अपनी चीज़ें भी बताई कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं पहले जज रह आई और उसके बाद ये था कि एक मैं पार्टी में भी रही और शोहरत के हिसाब से भी सब था। तो एक लॉयर ने मुझे क्वेश्चन किया कि आप करना क्या चाह रही हैं, तो ये आप उल्टी क्यों चल रही हैं, एलिवेशंस के लिए लोग आते हैं, जज तो आप रह आई हैं, बिल्कुल, और शोहरत भी है, तो आप क्यों आ रही हैं। तो फिर मैंने उनको कहा जी मैं बेटरमेंट के लिए आ रही हूँ, जो चीज़ें हमें पिंच करती थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे हम बोलते थे, तो अब इंशाल्लाह उन चीज़ों पे ख़ास तौर पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बहुत सारे मसाइल हैं, अभी फ़ीमेल की उन्होंने बात की, यकीनन फ़ीमेल के मसाइल हैं, आप देखिए उनकी खुशी का इजहार देखिए, लेडीज़ बार रूम में उन्होंने धमाल डाले हैं, भंगड़े डाले हैं और इतना खुशी का इजहार किया है, क्योंकि अब वो ये कहती हैं कि ये हमारी सीट है, हम खुद अंदर आके बैठेंगे। पहले हम आते थे, हमारे से सुना ज़रूर जाता था, बट हमारे काम नहीं किए जाते थे। वो इतनी खुश हैं, इंशाल्लाह मैं उनके काम भी करवाऊंगी। दूसरा उनके लिए ख़ास तौर पे जो जैसे यंग बच्चियां आती हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह जुडिशरी के साथ बैठ के ये बात होगी, अच्छा, और उनके लिए कुछ किया जाएगा। यहाँ पर जो नए वकला के लिए आपने बात की, यहाँ पर फीमेल के लिए, फीमेल लॉयर्स की, जैसे मार साहब भी बात कर रहे थे कि तादाद बहुत कम है, वो ख़वातीन जो LLB तो करती हैं लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करती, उनके लिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा पैगाम अपना दे दें आप, जैसी जो ख़वातीन होती है वो इंस्पिरेशन होती हैं, स्टेट का पैसा लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन बाद में फिर वो उस तरह प्रैक्टिस नहीं करती। यकीनन तादाद कम है, जितनी वकला मेल हैं उसके हिसाब से तो कम है, लेकिन फिर भी फीमेल जो है तकरीबन 800 से अबव हो चुकी हुई हैं, और उसमें जो प्रैक्टिसिंग हैं वो डेली आती हैं, वो तकरीबन ओवर 150 या 200 होंगी, लेकिन वो डेली जो आने वाली हैं उनकी भी बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि उनके पास केसेस नहीं होते और बहुत सारे मसाइल हैं। ज़ाहिर है उनको वापस जाना चाहिए तो उनका कम से कम किराया हो, पैसे हों, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी प्रोजेक्ट जैसे आप देख लें कि लोकल कमीशन होता है, एविडेंसेस होते हैं, उसमें हम उनसे चाहेंगे कि पैसे की थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि वो बच्चियाँ ले सकें, और वो जो मिडल मैन का चीज़ें आ रही हैं ना, वो शिकायत है
वो इंशाल्लाह हम बैठ के अमिकेबली दूर करेंगे। वो ज़ाहिर फीमेल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक फ़ीमेल के मसाइल समझ सकती हैं, फिर उनका मसाइल का हल निकाला जाए। और सेकेंडली जैसे उन्होंने कहा कि लॉयर्स के भी मसाइल हैं, वो ज़ाहिर है मैं इंडिविजुअल सिर्फ तो नहीं, मेल के लिए भी, तो वो चीज़ें सारी कंबाइन आती हैं। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। तवक्कुआत और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इस दफ़ा क्योंकि एक फ़ीमेल बनी है तो मेरे ऊपर अपोनेंट्स की भी नज़रें हैं, बिल्कुल, कि ये क्या करेगी और देखा कैसे जा रहा है करेगी। कि किस तरह मैम जो है वो अपने गोल्स को अचीव किया जाए करेंगी। जैसे मैम ने शुरू में भी बताया था कि थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है, लेकिन और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अपने गोल्स को अचीव करेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बुशरा साहिबा के अज़ाइम क्या हैं, कि उनका वो कि गोल्स क्या अचीव करना चाहती हैं। बुशरा साहिबा, आपने ख़वातीन के बारे में बताया कि उनके मसाइल हल करेंगे। कॉलर ने एक और सवाल किया था हस्पतालों के हवाले से, कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ उस तरह जो उम्मीदें हैं वकला की वो नहीं मिल रही, तो उसके हवाले से क्या किया जाएगा? पहले भी एक हमने सीएम से पहले, ये बहुत पहले की बात है, तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया था कि तमाम हॉस्पिटल्स में किया जाए, लेकिन अभी मेरा जो गोल है मैं वो अचीव करूँगी इंशाल्लाह। सीएम इस वक्त हमारी फ़ीमेल है, वो मुझे सुनेंगी और मैं आपके चैनल के तवसत से भी उनसे कहना चाहूँगी कि हमें एक जैसे जस्ट लाइक CMH एक हॉस्पिटल चल रहा है, हमें लॉयर्स को भी एक अलग हॉस्पिटल दिया जाए, जिसमें देखिए लॉयर्स की फैमिली जाएँ और लॉयर्स हों। उसकी वजह ये है कि हम बहुत सी जगहों पे रुलना पड़ता है और बिल्कुल हमें कोई तवज्जो नहीं देता जब तक कोई सिफारिश ना हो, कुछ ना हो। ये अभी उन्होंने जैसे बात की कि इतने ग्रेड के हम लोग, हमें उसके इक्वल भी नहीं समझा जाता और कुछ नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर मैं उनसे कहूँगी, यकीनन वो चाहेंगी कि हमारी बेटरमेंट के लिए वो ज़रूर ये स्टेप लेंगी। इट इज़ अ ग्रेट गोल, बट डू यू थिंक विल यू एबल टू अचीव इट? क्योंकि एक नई बिल्डिंग बनाना, असर नो एक चीज़ तामीर करना, नहीं वो देखें वो खुद करेंगी। ओके। क्योंकि ये एक वक्त की ज़रूरत भी है, हमारी तादाद बढ़ चुकी है और फिर हम जितने वकला इधर हैं वो हर जगह नहीं जा सकते, और जब आप एक किसी जगह पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे ICU में कम नहीं है, जगह नहीं है, वेंटिलेटर्स के लिए भी हमें सिफारिश करनी पड़ती, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए मैं उनसे ज़रूर कहूँगी, और माशाल्लाह वो जिस तरह काम कर रही हैं तो यकीनन वो इस बात को सोचेंगी कि एक वकला के लिए भी अलग से चीज़ होनी चाहिए। और हमारी कॉलोनी का भी, क्योंकि हर जगह तो दे दी गई, लेकिन मुल्तान के हवाले से भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ठीक। तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स तो बड़े हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और बाकी जो दूसरे चीज़ें हैं हमारी, ख़ास तौर पे बहुत सी चीज़ें और ऐसी हैं, जैसे वकला सीनियर्स हो जाते हैं और उनके लिए स्टेयर्स का मसला आ जाता है, वो चीज़ें हैं बीच में कि उनके लिए हम लिफ्ट लगवा सकें। अच्छा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से हम बात करें। अल्लाह करे आप सारे इन चीज़ों को अचीव करने में कामयाब हों। साइलिन पे अभी तक हमने बात नहीं की, हमने वकला बरादरी के मसाइल पे तो गुफ्तगू की। साइलिन के लिए आपके क्या गोल्स हैं, क्या क्या किया जाएगा? ख़ासतौर पर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, हल किया गया, पार्किंग प्लाजा बनाया गया, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बाहर गाड़ियाँ लग रही हैं, वहाँ पर वो सारा रोड चौक होता है। एक्चुअली पार्किंग जो है वो अभी स्टिल, क्योंकि ऊपर तक जानी है, ठीक है, उसके फ्लोर्स आगे हम उनसे डिमांड करेंगे कि 2-3 फ्लोर्स और होने चाहिए, क्योंकि एक फ्लोर पे 50 गाड़ी खड़ी हो रही है, तो गाड़ियाँ तो ज़्यादा हैं, तादाद भी ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। तो वो इंशाल्लाह ये, क्योंकि उसका बजट तो रखा गया, तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के हवाले से होना है, तो वो क्योंकि कुछ रिजीम जब आती हैं तो वो अपना मकसद हल कर रहे होते हैं। मैं यही बात करूँगी, उन्होंने इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी। अगर ये डिमांड रखते हैं तो गवर्नमेंट तो वैसे बिल्डिंग डिपार्टमेंट को देते हैं सब कुछ और वो कर देते हैं, तो इंशाल्लाह हम इस पे भी करेंगे ताकि लोगों को भी एक्सेस ईजी हो, एक्सेस भी हो, ख़ास तौर पे साइलिन के लिए, और उनके लिए हम कोशिश करेंगे हम बैठने की जगह और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ ऐसी बनवाएं कि वॉशरूम्स और वो जो प्रॉब्लम में आते हैं उनके लिए भी ज़रूर करना चाहूँगी। और वो जगह हम इंशाल्लाह ये कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे
और हम इंशाल्लाह सेशन उनके के मसाइल भी हिसाब हल से। किए जाएंगे। माहिर साहब बिल्कुल प्रोग्राम के हम लास्ट में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक बसेस कहा गया था कि मुल्तान में आएंगी और वो रमा दमा होंगी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई मंसूबा नहीं है, ऐसा कोई हमें काम होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। पंजाब के दीगर शहरों जी, में आ गई हैं, पंजाब के दीगर शहरों में आ गए, मुल्तान के जो बिहाड़ी, इर्द-गिर्द वाले उधर आ मुजफ्फरगढ़, गई हैं। भावलपुर, लोधरा इफ्तिताह हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुल्तान में वैसे ही बहुत बड़ा मेरी मसला है। लास्ट टाइम एसी सिटी साहिबा आज का सहर साहिबा से ये बात हुई तो उन्होंने कहा अभी हमें भी पता नहीं है। तो 69 बसेस थी, उसके बाद फिर पता चला कि मुल्तान में 45 आ रही हैं, बाकी मुल्तान की दूसरे शहरों को दे दी हैं। ये नवंबर में 45 यहाँ पे आनी थी, जो मॉल दोस्त थी, वीडा के धुएं से जान छुटनी थी, लेकिन अब 45 का भी इंतज़ामिया को माजरा के साथ पता नहीं है इस वक्त कि कब आएंगी। तो हम मुतालबा करेंगे वज़ीर आला साहिबा से, खुदारा एक तो इंतज़ामिया को बताएं कि वो कब आएंगी, और दूसरा मुल्तान के शहरियों पर हम करें। डस्ट में दुनिया में पहले नंबर पे माहौलियाती आलूदगी में मुल्तान रहा है, AQI इंडेक्स में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है दुनिया में मुल्तान। पहले नंबर पे रहा है। तो इसलिए उस तरह के इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी तो हमें जो है कोई हमारा एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा, हमारे अस्पताल जो बीमारियों से भरे पड़े हैं उनसे भी निजात मिलेगी। उनसे भी इनको निजात मिलेगी। बुशरा साहिबा बिल्कुल हम प्रोग्राम के लास्ट में मौजूद हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, कोई अपना पैगाम ऐड करना तो प्लीज़ दे दीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि वकला मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह, जैसे इंशाल्लाह। उन्होंने साथ दिया। ख़ास तौर पे मैं यहाँ ये ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि इस वक्त जो कैबिनेट आई है माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक है और बहुत अच्छे लोग हैं जो मिल के चलेंगे और इंशाल्लाह हम अपना गोल अचीव करेंगे। इंशाल्लाह मैम, उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे गोल्स अचीव करने में कामयाब हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जिन्होंने कोई नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई हो उनको हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें, ताकि वो एज एन इंस्पिरेशन साबित हो हमारे आने वाले नए वकला के लिए। मार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तो जब भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत कुछ सीखने का मुझे मिलता है। ख़ासतौर पर आज जो आपने खबर ब्रेक की है ये पटवारियों के हिसाब से, मैं खुद भी इसके ऊपर प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ नए गेस्ट होंगे, एक नया टॉपिक होगा। So we will be right back. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने कोर्ट्स के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की और बुशरा नकवी साहिबा की जो हालिया हमने देखा कि तारीख में बहुत बड़ी कामयाबी है, उसको हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है दांतों के हेल्थ के हवाले से कि हम अपने दांतों की हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकते हैं, हम सफाई सुथराई हम किस तरह कर सकते हैं, कितनी बार करनी चाहिए। आजकल फ्लॉसिंग की भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, वो फ्लॉसिंग क्या होती है और कौन सी इस तरह की प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से हम अपनी दांतों की हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। तो इस बात से तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद, जो कि मुल्तान के बड़े ही मारूफ डेंटिस्ट हैं। आज इनको हमने ज़रा एमरजेंसी बेसिस पे इनको कहा कि आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको वक्त देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाला रोही 10 के लिए। सर जनरल हेल्थ से ही स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे दांतों की हेल्थ है वो अगर उसका ख्याल ना रखा जाए तो हमारे दीगर बॉडी के ऊपर उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं? जी, सारे मसाइल जो हैं हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। हमारी आजकल बड़ी मोस्टली कॉमन जो है ना वो कार्डियक डिजीज़ और एक डायबिटीज़। अब कार्डियक डिजीज़ को देख लें तो अगर हमारे डेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, डेंटल कैविटीज़ हैं, तो वही बैक्टीरिया हमारे दिल के दौरे का बायस भी, हार्ट अटैक का बायस भी बन रहा होता है। ओके। तो डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं हम हेल्दी रहें तो हमें इसको भी मेंटेन करना होगा। तो इसी तरह हमारे दूसरे चीज़ें हैं, गम्स के हवाले से भी हैं, हमारी इवन लेट प्रेगनेंसीज भी इफेक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, हमारे ब्लड के जरिए फ्लो करके हमारे बॉडी पार्ट तक जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ आर्गन को डैमेज कर रहे होते हैं, उनकी एफिकेसी ख़राब हो रही है। तो डेफिनेटली अगर हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन है, हमारे दांत ठीक हैं, कैविटीज़ नहीं हैं, तो डेफिनेटली हमारे दूसरे बॉडी पार्ट जो हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, मेन वाइटल ऑर्गन हमारे सेफ रह सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमने ध्यान रखना है अपने ओरल हाइजीन का, जैसे आप बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान किस तरह रखा जा सकता है? जो हम ब्रशिंग करते हैं इट इज़ मोर देन इनफ। 2 दफ़ा अगर हमने दिन में ब्रश कर दिया, एक सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, ये प्रैक्टिस ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। रात को सोने से पहले वाला ब्रश बहुत ज़रूरी है। सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन बाद नहीं, थोड़ी देर बाद करें। ठीक। तो
ज़रूरी तो है, इस साथ साथ हम फोकस कर लेते हैं दांतों को साफ़ ही रखना है। दांतों का मजबूत होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे दांत अच्छे हैं, मजबूत हैं, स्ट्रक्चर अच्छा है, उनकी सफाई भी साथ साथ हो रही है, तो बिल्कुल हम इसको मेंटेन करेंगे, डेंटल इशू से भी बचते रहेंगे और दूसरे ऑर्गन हैं वो भी हमारे मुतासर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम दांतों को साफ़ करने के ऊपर बड़ा फोकस रखा हुआ है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो डेफिनेटली फिर भी हम उन डेंटल डिजीज़ का शिकार तो होते रहेंगे। डेंटल डिजीज़ का शिकार होते हैं तो सर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा हाई पिच पे बात कीजिएगा। आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, हमें ऑडियंस की तरफ से ये फीडबैक आ रहा है, क्योंकि लाइव देख रहे होते हैं ऑडियंस तो फ़ौरन बता रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी तो गुजारिश ये है कि थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। अच्छा, हम लोग हेल्थ के ऊपर, ओरल हाइजीन के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि मोर देन इनफ है। अच्छा, ये जो हमारी प्रैक्टिस है कि हम जो टीथ ब्रशिंग है वो नाश्ते से पहले करते हैं, ये सही है? जो सुबह उठते ही हमारा पहला काम होता है कि हमने ब्रश करना है, क्योंकि डाइजेस्टिव कुछ कहते हैं कि एंजाइम्स आपके मुंह में होते हैं जो खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, ब्रशिंग जो है ना, रात को जब आपने सोने से पहले कर लिया तो रात तो सारी आपके दांत साफ रहेंगे, तो आपके दांतों में कैविटीज़ डेवलप नहीं हो रही होती। सुबह उठ के निहार मुँह जो ब्रशिंग वाला ट्रेंड है ना, वो ठीक नहीं है। ठीक है, हमें ब्रशिंग बिल्कुल नाश्ते के बाद ही, जब हम नाश्ता कर लिया तो उसके बाद ही दांत हमारे गंदे होंगे, हम उन्हें साफ़ करेंगे, तो डेफिनेटली नाश्ते के बाद करना चाहिए। नाश्ते के बाद करनी चाहिए, और वो जो रात को हमने ब्रशिंग करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर उसको स्किप किया जाता है तो फिर किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि अक्सर औकात हम सुबह सुबह उठ के करते हैं ना कि हमने ब्रश किया उसी टाइम ही करना। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि जब रात को ब्रश नहीं करेंगे तो एक लंबा टाइम मिलता है बैक्टीरिया को। हमारा रात के टाइम सलाइवरी प्रोडक्शन बड़ी कम हो जाती है, उसके दौरान भी हमारा डेंटल डिके बहुत ज़्यादा बढ़ता है, गम्स की डिजीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप होती है। तो इसलिए रात को ओरल हाइजीन मेंटेन होगा डेफिनेटली। वहाँ जब हम ब्रश करेंगे इंटर डेंटल एरियाज़, प्रॉक्सिमल एरियाज़ क्लियर हो जाएंगे, फ्लॉसिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे कोई ऐसी जगह बचती नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया स्टे करें और इन चीज़ों को डैमेज करें। अच्छा, ये बताइएगा कि इसी में एक फ्लॉसिंग की टेक्निक की बात की जाती है, वो फ्लॉसिंग क्या है, किस तरह की जाती है, एंड हाउ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? फ्लॉसिंग बेसिकली एक धागा होता है मटेरियल से बना हुआ, उससे हम दांतों की जो दरमियानी एरियाज़ हैं, वहाँ जहाँ हमारा ब्रश नहीं पहुँच पा रहा होता, उसको क्लियर करते हैं। सर ये बताइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मैं मोहम्मद हिलाल खान फ्रॉम बहावलपुर से बोल रहा हूँ। जी हिलाल साहब। आजम साहब, सबसे पहले आपका मशकूर हूँ रोही के प्रोग्राम के हवाले से, जो आप मालूमाती प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू सो मच। जनूबी पंजाब के अलावा पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। मैं बड़ा आपका ज़रूर से मशकूर हूँ, रोही इंतजामिया के हवाले से भी और बावलपुर जनूबी पंजाब के तमाम एरियान की तरफ से। थैंक यू सो मच। अब डॉक्टर साथ बैठे हुए हैं, आपका डेंटिस्ट बैठे, मेरा इनसे एक सवाल है। वो सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि हमें पाकिस्तान के अंदर बेशुमार टूथपेस्ट मौजूद है हमारे पास, ठीक है जी, इसमें से बेस्ट वन क्या है? नंबर 1। नंबर 2 साहब, एक और सवाल से करना चाहता हूँ, नबी पाक के हदीस से पाक है मिसवाक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मिसवाक में भी आप मतलब ओरिजिनल नहीं मिसवाक आ रहे, वो मिसवाक जो हैं जो पहले जो आते थे जिन दरख्तों से, जिन शाखों से तराश के लोग बाजारों में बेचते थे, वो चीजें नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि हम मिसवाक को भी इस्तेमाल करें साथ टूथपेस्ट के? ये पूछना है। थैंक यू सो मच जी, आपने हमारे सवालों को प्रीएम्प्ट कर लिया है। हम मिसवाक पे आना चाह रहा था मैं, अब इसके बाद मैंने मिसवाक की बात करनी थी, लेकिन जैसे सर आप जनाब ने सवाल किया कि बेतहाशा टूथपेस्ट मौजूद हैं, उनकी मार्केटिंग भी की जाती है कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, इसमें ये चीज़ कम है, तो हमने किस चीज़ का इंतखाब करना है? मैं चाहूँगा कि ब्रांड्स के नेम से इस्तेमाल कीजिएगा और वो जो केमिकल्स हैं उनका नाम ले लीजिएगा, जैसे फ्लोराइड, कैल्शियम। सबसे पहले तो ना हमें कंडीशन बेस चलना होगा। ओके। एक पेशेंट या कोई भी आदमी आता है, बच्चा है, बड़ा है, उसको देखा जाएगा उसका मसला है क्या, हाई सेंसिटिविटी है, गम्स के इश्यूज चल रहे हैं, या जनरल नॉर्मल ओरल हाइजीन मेंटेन है। ठीक है। तो पेस्ट में बेसिकली जिसका काम है वो दांतों की मैल कुचैल के साफ करना है। तो उसके बाद आ जाएगा कि अगर कोई सेंसिटिविटी का इशू है, कोई गम्स का इशू चल रहे हैं, तो उनके लिए फिर कैटेगोरिकली डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। ओके। तो उनको हम कंडीशन वाइज जो भी जहाँ क्लासीफाई करेगा उसके मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली उन्होंने पूछा मिसवाक का, डेफिनेटली मिसवाक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा नॉर्मल सलाइवा फ्लो को बहुत बेहतर करती है, सलाइवरी जो हमारे मिनरल्स हैं उनको इन्हेंस करती है, तो मिसवाक का डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है। मैं खुद भी पेशेंट्स को कहता हूँ, खुद भी करता हूँ मिसवाक,
रात को सोने से पहले वाली ब्रशिंग हमारी फोकस होती है, बाकी दिन में कोशिश की जाती है एक दिन में 1-2 बार मिसवाक कर ली जाए। तो मिसवाक के फ़ायदे हैं और सुन्नत भी है, दीनी लिहाज से भी उसके फ़ायदे हैं, सवाब भी है और सर वो दुनियावी फ़ायदे भी हाँ, हैं। वो कॉलर ये भी पूछना चाह रहे थे कि मिसवाक जी। भी काफ़ी तरह के टाइप्स की हैं, एक कुछ में कुछ पेस्ट भी आता है, कुछ इस तरह के मिसवाक भी मौजूद हैं, डिफरेंट लकड़ियों के मिसवाक मौजूद जी, हैं। जी। तो बताइएगा कि एक किसी ख़ास की नीम की इस्तेमाल की जाए या कोई और लकड़ी की भी इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए, मिसवाक भी ना हमारे इन प्लांट्स जिनसे ली जाती है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ओके। बैक्टीरियल इफेक्ट्स दे रहे होते हैं। तो नीम इज़ वेरी कॉमन, सुख चैन लोग यूज़ जी। करते हैं और अखरोट की मिसवाक है, जैतून की जैतून की मिसवाक मिसवाक है। है। इनको आप ले सकते हैं। जैतून और अखरोट की मिसवाक का ये उसका जो ब्रश हम बनाते हैं वो वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक। उनको अगर हम करें, मिसवाक करने से ना हमारा जो नॉर्मल स्लाइव हमारा मुंह के अंदर थूक बन रहा होता है, इसका फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, फ्रेशनेस नेचुरल बरकरार रहती है। सो अगर हम बात करें दिन के टाइम पे ब्रशिंग की, उस टाइम पे आपने अपने ब्रेकफास्ट के साथ अपना जो टूथपेस्ट के साथ नॉर्मल ब्रश किया, रात को सोने से पहले ब्रश किया और दिन में नमाज के औकात के वक्त अगर आप मिसवाक करते हैं तो इट इज़ गुड। जी बिल्कुल अच्छा है। ओके। बिल्कुल अच्छा है। और इसी के साथ हर खाने के बाद हमने फ्लॉसिंग करनी है जो हम बात कर रहे थे। अगर फ्लॉसिंग में से दिन में कम से कम एक बार तो बहुत ज़रूरी है। एक बार बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कम से कम जो सारा दिन का हमारा फूड पार्टिकल्स हैं वो प्रोक्सिमल स्पेसेस में ट्रैप हो रहे हैं, उनको हम क्लियर कर लें। तो बाकी हर खाने के बाद तो उस बंदे को उसको ज़रूर करना चाहिए जिनके दांतों में थोड़ी सी स्पेसिस हैं, कुछ भी फाइबर फूड वहाँ बार बार स्टक हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको हर खाने के बाद करना चाहिए। हर खाने के बाद करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि यहाँ पर बैड ब्रेथ का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। अब ये बैड ब्रेथ जो है, ये बैड आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने की वजह से होता है या इंटरनल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी मसाइल की वजह से भी हो सकता है? जी, इसकी दोनों ही वजूहत। ओके। जब हमारा फाइबर फूड हमारे दांतों के दरमियान में रुका रहेगा कुछ टाइम के लिए, तो डेफिनेटली एक वहाँ पे बैड स्मेल, जिसको हम बैड ब्रेथ हाइलिटोसिस कहते हैं, वो डेवलप होता है। तो दूसरा, हमारे जब स्टोमिक इश्यूज पेशेंट्स के चल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, एच पाइलोरी जिनका पॉजिटिव होता है, जो क्रोनिक स्टेज में चल रहे होते हैं, तो जब वो बात करते हैं तो इवन वो उनके बात करते हुए भी हम फील कर रहे होते हैं कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है। तो ये दोनों ही वजूहत हैं, सिर्फ डेंटल इश्यूज़ नहीं। सिर्फ डेंटल इशूज़ नहीं। अच्छा, इसके साथ एक वो माउथ वॉश इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को बैड ब्रेथ का बहुत ज़्यादा इशू होता है तो वो तो हर खाने के बाद माउथ वॉश का इस्तेमाल कर रहे होता है ताकि बैक्टीरिया स्टे ना करे उनके वो उसमें। इज़ इट गुड और ये कोई बैड प्रैक्टिस है? देखें, मेरे नज़दीक तो जो रीज़न होती है ना उसको हमें एलिमिनेट करना चाहिए। कॉजेज़ को नहीं ट्रीट करना चाहिए, सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करना चाहिए, कॉज को ट्रीट करना चाहिए। जी। अब वो बार बार माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं तो उससे बेहतर है एक दफ़ा विज़िट करें, जो भी रीज़न है। अगर प्रॉक्सिमल कैविटीज़ डेवलप हुई हैं, बेसिकली दांतों के दरमियानी जो सर्फेसेस होती हैं ना, वहाँ पर कैविटीज़ सुराख हो जाते हैं दांतों में और वो हमें पता नहीं चल रहा होता। हम यही समझ रहे होते हैं कि वहाँ खाना फंस रहा है। खाना फंसने की रीज़न तो यही हो सकती है ना कि वहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है, गैप है जहाँ फूड ट्रैप हो रहा है। तो अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो उनकी वो फ्लॉसिंग की भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी उनको, और बार बार माउथ वॉश करने की जरूरत नहीं। और ये माउथ वॉश का ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हम सुबह दिन में 2 बार माउथ वॉश कर लें, ये कर लें। माउथ वॉश भी एंटी बैक्टीरियल होता है, अब एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब एक बंदा है उसको कोई ऑरल इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई एंटी बैक्टीरियल स्टेटस नहीं है उसको यूज़ करवाने का, तो हम बिलावजह हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो हमारे जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो भी तो हमारे वॉश आउट हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली हम एक तरफ से सोच रहे होते हैं कि हमने अच्छा किया, हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ नुकसान भी हो रहा होता है। नुकसान भी हो रहा होता है। अच्छा, इसमें अब ब्लैक और कैलस की बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पिलाहट जमा होना शुरू हो जाती है, इसको दूर करने के लिए लोग टूथपेस्ट तो इस्तेमाल करते ही हैं। आजकल कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो फोम्स आए हुए हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ डेंटल पाउडर्स भी आ गए हैं। वो बताइएगा कि सिर्फ टूथपेस्ट काफ़ी है या ये जो फोम और पाउडर्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए धामा भाई, बात सिंपली ये है कि ना, जितनी भी रेमेडीज़ हैं ना आप बेशुमार मौजूद हैं। बेसिकली दांतों को साफ़ रखना ताकि दांत अच्छे रहें, मजबूत रहें, इनमें मसाइल ना आए, कोई कैविटीज़ ना हो, कोई पेन ना हो, फर्दर मुश्किलात में ना जाए। तो इसको साफ़ रखना है बिल्कुल सादा सी रेमेडी के साथ। अगर हम बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप कर लें शुरू से ही कि आपने दांतों को साफ रखना है। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मोहम्मद सुलेमान बात कर रहे हैं जी। जी सुलेमान साहब, डॉक्टर बात कर रहे हैं जी, दांत का मसला है जी। जी जनाब, क्या मसला है, ज़रा तफसीलन बताइएगा, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। दर्द है जी,
दांत रांदे ओ कित्थां रांदे, क्या वजूहात हैं, थोड़ा जी एक्सप्लेन करे सो, जी थोड़ा जी एक्सप्लेन करे सो अपनी जेड़ी बीमारी है पई। जिले बखर जिला में तहसील कलूर कोटे जी साडा गांव है दादू वाला दांतों की तकलीफ रहंदी दर्द रहंदा मसूड़ों दे विच। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सवाल करने का। सर वो कह रहे हैं कि उनके हर वक्त दांतों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मसूड़ों में, गम्स में बहुत ज़्यादा पेन है, इसका कोई इलाज है या ये आपके पास विजिट करेंगे और उसके बाद फिर आप तशखीस कर सकते हैं कि क्या है? दांतों के जितने भी मसाइल हैं उसका हल जो है ना वो आपको डेंटिस्ट के पास आने से मिल सकता है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मतलब ये दांतों में दर्द हो रहा है इसका मतलब ये है कि हम दांतों को अच्छा खासा डैमेज कर चुके हैं, उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखी, कोई रूटीनली हमने विजिट नहीं किया, तो उसके नतीजे में ये चीज़ें सारी डेवलप होती हैं। कैविटीज़ बढ़ती बढ़ती हमारी नर्व्स की इन्फ्लेमेशन की तरफ चली जाती हैं। ओके। फिर दांत के अंदर शदीद दर्द होता है, गम्स की इन्फ्लेमेशन क्रोनिक स्टेज पर चली जाए, उससे भी ब्लीडिंग होती है, अनईजीनेस रहती है। तो ये मसाइल उसी वक्त ही हल हो सकते हैं जब आप डेंटिस्ट के पास आएँ। ठीक है। अच्छा, इसमें हम वो बात कर रहे थे फोम्स और पाउडर्स के हवाले से, आप कह रहे थे कि इट इज़ वेरी सिंपल, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल वो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मार्केटिंग गिमिक्स है बस, फोम्स और पाउडर्स? फोम भी तो टूथपेस्ट की फॉर्म ही है जी। तो वो मार्केटिंग के लिए इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। बाकी हमारा सिंपली है कि आप रूटीन में नॉर्मली पेस्ट यूज़ कर लें, नॉर्मली मिसवाक कर लें, मिसवाक से भी बहुत अच्छे दांत साफ़ होते हैं। ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारा नेचुरल कलर क्या है दांतों का? अक्सर औकात वो हम पहले भी इस प्रोग्राम में हॉलीवुड स्माइल की कुछ चमकती हुई जैसे दांत खोलेंगे और वो रोशनियाँ निकलेंगी मुंह से, तो नेचुरल हमारे टीथ का कलर क्या है? जो दांतों से रोशनी निकल रही होती है वो तो कैमरा दिखा रहा है, वो कैमरा दिखा रहा था। इस पर ज़रा सा तफसीलन बात करते हैं, हर बंदे का ये मसला है। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद इनसे इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, सो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ओरल हाइजीन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह हमने अपने दांतों का ख्याल रखना है और किस तरह बेहतर किया हम जो बीमारी हैं उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि दांतों की पिलाहट और उसका नेचुरल कलर क्या है। मैंने जैसे हम 12 प्रोग्राम में बात कर चुके हैं हॉलीवुड स्माइल के ऊपर, ज़रा बताइएगा कि नेचुरल कलर है क्या हमारे दांतों का? दांतों का नेचुरल कलर जो बिल्कुल वाइट नहीं होता, थोड़ा सा ऑफ वाइट शेड में जा रहा होता है। ठीक है। तो हम वैसे ही इसकी वाइटनेस के पीछे भाग रहे होते हैं। वैसे भी अल्लाह पाक ने हमारी जो दांतों का कलर है हमारी कम्प्लेक्शन के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त सेट किया हुआ है। ओके। तो लेकिन कुछ पेशेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डेफिनेटली हमें उनके दांतों को वाइट करने की ज़रूरत होती है उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक। ठीक। तो उनके लिए बिल्कुल वाइटनिंग प्रोसीजर किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड बेसिस। अच्छा, वो विनियर्स भी तो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्या होता है? वो इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव? जी, विनियर्स यूज़ किए जाते हैं। ये हॉलीवुड जो स्माइल कह रहे हैं डेफिनेटली उसी को इन्हेंस, एस्थेटिक लाइन और स्माइल इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, और डेफिनेटली ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉस्टली हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं कि विनियर्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, लेकिन अगर आप इसको लगवा लेते हैं, जिनके जो इस्तात रखते हैं वो लगवाते हैं, हाँ जी, अगर इसको आप लगवा लेते हैं तो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग रहती है या आपको एहतियात करनी पड़ती है इसके बारे में? नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, आप नॉर्मल हर चीज़ खा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं होता, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब वो हम जो बात कर रहे थे कैलस और प्लैक की, अगर बहुत ज़्यादा देर वो रह गई है तो एक तो उसकी वजह बताइएगा कि उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ होता है, और डेंटिस्ट के पास अगर हमें कितने सेशंस लगेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाती है, और उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, ब्लीचिंग और क्लीनिंग, और वो भी ज़रा समझाइएगा। जी, इसको हम ना ये प्लाक को रिमूव करने के लिए हम स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग पॉलिशिंग की जाती है। तो स्केलिंग से हम उस सारी येलो लाइन या वो हार्ड कैलकुलस स्टार्टर को रिमूव करते हैं। ओके। और उसके बाद जितनी भी रफ सरफेस होती है उसको ज़रा क्लियर करते हैं, स्टेन रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग कर दी जाती है, तो वो एक अच्छी लुक आती है, और वो गम्स की जो बीमारियां डेवलप हो रही होती हैं स्टार्टर या प्लाक की होने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम उसे नहीं करेंगे तो फिर आगे हमारे गम्स की इश्यूज़ बढ़ते बढ़ते हमारी जो जॉ के अंदर बोन होती है वो भी मुतासर होना शुरू हो जाती है, दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं, मज़ीद ख़राबी की तरफ बढ़ती हैं। अच्छा, कुछ लोग डरते भी हैं ये प्रोसीजर कराने से पहले। वो कहते हैं कि गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, बहुत बुरा लगना शुरू हो जाएगा और दर्द होगा, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि तमाम एक गैप तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, जब कैलकुलस या टार्टर डिपॉजिट हो गया है तो वो तो गैप क्रिएट हो गया वहाँ। तो स्केलिंग के बाद ज़ाहिर है जब वो क्लीनिंग हो जाती है प्रॉपरली
तो वो पेशेंट को फिर फील होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे गैप आ गया। बेसिकली तो वो शुरू से डेवलप होता है, वहाँ मौजूद था, उसको ही क्लीन करने की ज़रूरत है, अचीव करने में कामयाब हो और अल्लाह ताला की रहमतें बरसें आपके आने वाले साल में। मे अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स, और जितने भी आपके गोल्स उसको अचीव करने में कामयाब हों। हैप्पी बर्थडे टू यू जी एक दफ़ा फिर। नाज़रीन, इन्हीं के साथ शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी शकील, क्या सूरत हाली, माज़रत खां नाज़रीन, शकील हमें वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। जी शकील, क्या सूरत हाल है वेदर की? जी तिहामा, मुल्तान का मौसम आज काफ़ी तब्दील है। पहले मुल्तान में सुबह का आगाज़ जमा देने वाली सर्दी और धुंध से होता था, लेकिन आज में मुल्तान में सुबह का आगाज़ जो है वो सूरज की उन किरणों से हुआ जो सर्दी की शिद्दत को कम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ठंडी हवा चलती है तो सर्दी का एहसास भी दिलाती है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड को जाएगा, जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। इससे अगर हम पहले की बात करें, गुज़श्ता 2 हफ्तों में टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँचता रहा और शहरियों को सख्त सर्दी का सामना करना पड़ा। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों से देख रहे हैं कि मुल्तान का मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकता है और मौसम सरमा में जब सूरज पूरी तरह निकलता है तो शहरी इसको खूब इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि इन दिनों में धूप की बड़ी ज़रूरत होती है। एक तरफ हम सर्दी का मुकाबला कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ धूप निकलती है, तो ये एक बड़ा अच्छा मौसम बन जाता है। तो इस वक्त मुल्तान में आज मौसम जो है काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन साथ में महकमा मौसमियात ने ये भी बताया है कि आने वाले 24 घंटों में मौसम इसी तरह जो मतला है अबरआलूद रहेगा। अगले 2 से 3 दिनों में तो बारिशों का इम्कान नहीं है, लेकिन 19 से 23 जनवरी में बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। अगर बारिशें होती हैं तो ये एक तरफ मुस्बत चीज़ें होंगी, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल का सामना है शहरियों को। अगर बारिशें होने की वजह से मौसम कुछ साफ़ होगा और सर्दी तो बरकरार रहेगी, लेकिन जो शहरी खुश्क सर्दी की वजह से सेहत के नुकसानात का सामना कर रहे हैं उसमें कुछ बेहतरी आएगी। जबकि हवा में नमी आज 80% रिकॉर्ड हुई है। इससे पहले चूँकि धुंध की वजह से सफ़र भी मुतासिर हो रहा था, मोटरवेज़ को बंद किया जाता था, हद निगाह कम हो जाती थी और कई हादसात रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में मुल्तान शहर में धुंध में कुछ कमी आई है और आज के दिन ताज़ा अपडेट के मुताबिक तमाम मोटरवेज़ जो हैं वो खुली हैं। ख़ासतौर पर M4 और M5 जो मुल्तान शहर की हदूद से तमाम तर ट्रैफिक के लिए खुली है। लेकिन अब्दुल हकीम से लाहौर तक धुंध की वजह से मोटरवेज़ को बंद किया गया है, लेकिन मुल्तान से तमाम तर मोटरवेज़ खुली नज़र आती हैं। यहाँ पर शहरियों को यह हिदायत भी की जाती है कि चूँकि मौसम तब्दील हो रहा होता है तो शहरी अपनी रूटीन का भी खास ख्याल रखें ताकि सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ अगर तवील सफ़र पर निकल रहे हैं, मोटरवेज़ का सफ़र है चाहे रोड का सफ़र है, लाजमी चेक करें कि किस तरफ जा रहे हैं और उस तरफ हद निगाह कितनी है, ताकि हादसा से भी बचा जा सके और मोटरवेज़ पर जो तवील इंतज़ार करना पड़ता है उससे भी बचा जा सके। फ़िलहाल मोटरवे तो खुली है और मुल्तान का मौसम भी आज पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है। धूप निकली हुई है और मुल्तानी इस मौसम को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन आगे बारिशों का इंतज़ार है कि बारिशें हों तो मौसम में कुछ मज़ीद बेहतरी आए। जी शकील, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन लगा किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह शकील बता रहे थे कि मौसम कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन हमने उसी के साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई जाती हैं डॉक्टर्स की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमने उन पर अमल करना है ताकि एक तरफ हादसात से भी बचा जा सके और अपनी सेहत का भी हम ख्याल रख सकें। नाज़रीन, इसी के साथ सलमान ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी सलमान, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? जी बिल्कुल, शहर औलिया में खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर जा चुकी है और शहरियों को सस्ती सब्ज़ी और फल जो है वो मैसर नहीं। शहरी जो हैं वो इस वक्त सस्ती सब्ज़ी और फल जो है वो ढूंढने पर मजबूर हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो गैर फाल नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि मुल्तान शहर में आज सबसे सस्ती सब्ज़ी जो है वो आपको जो मिलेगी वो शलजम और मूली मिलेगी, जिसका सरकारी निर्ख जो है वो 24 रुपये रखा गया है, मगर मार्केट में ये 35 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रही है। दीगर सब्जियों की बात करते चलें तो अदरक का सरकारी निर्ख 262 रुपये है, मार्केट में ये 350 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी निर्ख जो है वो 56, टिंडे 66, चुकंदर 60, साग 50 रुपये किलो जो है वो उसका सरकारी निर्ख मुख्तस हुआ है। मगर मार्केट के अंदर इस वक्त टमाटर 70, टिंडे 75, चुकंदर 70 और साग 60 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खों में करेला 105, गाजर 35, घिया कद्दू 80 और लहसुन जो है वो 308 रुपये जो है उसका रेट मुख्तस किया गया है। मगर मार्केट के अंदर
करेला जो है वो 150, गाजर 60, घिया कद्दू 100 और लहसुन जो है 350 रुपए किलो तक जो है फरोख्त हो रहा है। फल भी आम शहरी की दस्तरस से जो है वो बाहर हो चुके हैं। सरकारी नरखों में अमरूद की बात की जाए तो वो 140, अनार 500, पपीता, चुकन और चीकू जो है वो 270 रुपये उसका रेट जो है वो रखा गया है। मार्केट के अंदर अमरूद जो है वो 250, अनार 650, पपीता और चीकू 350 रुपये किलो तक जो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नरखों में खरबूजा का नर्ख जो है वो 130 रुपये रखा गया है, सेब का 328 रुपये, जबकि शक्री का 70 रुपये रेट जो है वो मुख्तस किया गया है। मार्केट में खरबूजा 200 है, सेब 400 और शक्री जो है वो 100 रुपये किलो तक जो है फरोख्त हो रहा है। सरकारी नरखों में आज फ्रूटर जो है वो 84 रुपये है, जबकि किन्नू जो है वो 120 रुपये और केले भी 120 रुपये दर्जन जो है वो रेट मुख्तस किया गया है। इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर जारी होने वाली जो लिस्ट है उस पर अमल दरामद हो सके। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह सलमान ने बताया कि एक बहुत बड़ा गैप है जो ऑफिशियल रेट्स हैं और मार्केट के जो रेट्स हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस गैप को कम किया जाएगा। इसके हवाले से पीरा फोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं और इंशाल्लाह इस गैप को ख़त्म करके एक्चुअल रेट्स पे चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जो डेंटिस्ट साहब से सवालात कर रहे थे, आम लोगों के जहन में जितने भी आ सकते हैं वो सवाल वहीं से जारी रखेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हम लोग अपने दांतों की हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। वहीं से टॉपिक को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने अब ये देख लिया कि हमने ब्रशिंग की हमारी टेक्निक्स क्या होती हैं, हमने ओरल हाइजीन अब किस तरह मेंटेन करनी है। यहीं पर हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों को मसूड़ों में से खून आने का शिकायत होती है। क्या ये कोई दायमी बीमारी की वजह से हो सकता है या ब्रशिंग की टेक्निक की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं? जी, उसमें यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा जब ब्रश यूज़ कर रहे हैं उसके ब्रिस्टल कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हार्ड तो नहीं, वो भी हमारे गम को डैमेज कर रहे होते हैं। अगर वो बड़ा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें इंतहाई, अगर वो ठीक है तो उसके बाद हमारे डेफिनेटली गम्स की इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही होती है। नॉर्मल हेल्दी गम्स के अंदर से ब्लीडिंग नहीं हो रही होती इंसानों के किसी भी पर्सन की। तो ब्रशिंग टेक्निक भी ज़ाहिर है मैटर करती हैं। अगर हम उस प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है वो ब्रिस्टल दांतों को के साथ साथ गम्स को भी डैमेज करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम, मैं मोहम्मद शकूर खान ईसा खैल से बात कर रहा हूँ। जी जनाब। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ये जो आपके दांतों का इशू है, ये आप जो ब्रीफ कर रहे हैं इस सिलसिले में एक तो चीज होती है ये इनहेरिटेड नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे अम्मी और बाबा बोथ आर 91 ईयर ओल्ड और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दांत ठीक हैं। इसके अगर मुझे देखा जाए तो मेरी वो दाढ़ें जो हैं वो तो कहीं कब की गायब हो चुकी हैं। तो ये इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये आपके दर्जे हैं खाने पीने में। आप गरम खाना खाते हो या आप स्पाइसेस लेते हो, रोस्ट वगैरह है, चिकन टिक्का है, और या आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, और इसके अलावा गर्म चाय ज़ाहिर है सर्दियों में गर्म चाय होती है, इसके अलावा चॉकलेट्स हैं या टॉफीज हैं। तो सबसे ज्यादा जो इसका साइड इफेक्ट है किस चीज का है? और दूसरा यही, जब आप खाना खा लेते हो और पेस्ट करते हो या पानी, जो आजकल बहुत ठंड है तो पानी गर्म नहीं होता और उसे कर लेते हो, तो किस चीज से हमें बचना चाहिए जो बेसिक एक चीज है? और ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, आपका सवाल हमने सुन लिया है, इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं और वो पूछना चाह रहे हैं कि मेरे दांत ख़राब हो गए हैं लेकिन मेरे वालिदैन के दांत जो है वो अभी तक स्ट्रॉन्ग हैं, तो क्या ये इसका कोई इनहेरिटेंस का भी इसके अंदर रोल होता है? माशाल्लाह उनके दांत अच्छे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह वो केयर भी कर रहे हैं जी। बाकी ये है कि वो सेंसिटिविटी तब क्रिएट होती है जब हमारे दांतों की ऊपर वाली जो लेयर है जिसको हम इनेमल कहते हैं, बड़ा हार्ड शेल होता है, अगर वो डैमेज हो जाता है हम उसको डैमेज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, एसिडिक बेवरेजेस जितनी भी हमारी हैं उसके साथ, शुगर इंटेक जिनके अंदर ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं, उसकी वजह से जब हमारा ये इनेमल डैमेज हो जाता है तो फिर हमें सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। ये चाय और ठंडा और पानी ये चीज़ें हमारे दांतों नॉर्मल दांतों को मुतासर नहीं करती, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। उस नर्व तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई पैसेज क्रिएट होगा, वो हम उस दांत को डैमेज करेंगे
कोल्ड लिक्स यूज़ करेंगे उनके अंदर भी ज़ाहिर है फास्फोरिक एसिड होता है जो बिल्कुल एनिमल को डैमेज करता है, बैक्टीरिया को बड़ी समझने की हेल्प मिलती है उसको मज़ीद डैमेज करने में और फिर आगे आगे बढ़ता रहता है डिके। तो बाकी चीज़ें नॉर्मल जो मर्ज़ी खाएं, गोश्त शुरू से खाया जा रहा है, वेजिटेबल्स खाई जा रही हैं, पानी पिया जा रहा है, तो इन चीज़ों से दांतों में कोई मसले डेवलप नहीं हो रहे होते। ठंडा पानी जिन ममालिक में बर्फ़बारी होती है, अब रशिया है, साइबेरिया है, इन ममालिक में यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ पर तो 6 महीने बर्फ़बारी होती है, वहाँ वो ठंडा वो भी पानी पीते हैं, तो ऐसी चीज़ें वहाँ डेवलप नहीं होती। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि ये जो सेंसिटिविटी का इशू जिन लोगों को हो जाता है इसको ट्रीट भी किया जा सकता है अगर ध्यान रखा जाए, या ये एक दफ़ा हो गया तो बस फिर आपने इसका एहतियात ही करना है? तो हाँ भाई, दांतों के जितने भी मसाइल हैं ना, स्टार्ट हमारा सेंसिटिविटी से होता है। ओके। तो सेंसिटिविटी उस वक्त होगी जब हमारे दांत के ऊपर वाली लेयर जो है वो डैमेज हो जाएगी। उसको हम रिपेयर खुद तो कर नहीं सकते, डेफिनेटली हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं 6 माह में एक दफ़ा डेंटिस्ट को विजिट करें। जहाँ कहीं कोई कैविटीज़ डेवलप हो रही हैं, कोई सेंसिटिविटी की शिकायत है, तो उसको वहीं ख़त्म किया जा सके, उसको वहीं ख़त्म किया जा सके। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम भाई, मैं गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जनाब, थोड़ा सा माइक अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो करीब करके बात कीजिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैंने कहा मेरे दांत खराब है, मैं गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जनाब, अपना थोड़ा सा इशू एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या करूँ? एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा वजाहत से बताइएगा क्या मसला है। मेरे दांत खराब हैं भाई। दांत ख़राब हैं जी, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। जनाब वो कह रहे हैं कि उनके दांत ख़राब हैं, अगर उनका कोई हल निकल सकता है तो बता दें। हाँ जी, दांत ख़राब हैं, उसके लिए देखना होगा कि क्या ख़राबी है। कोई वहाँ पर दांतों के अंदर कैविटीज़ बनी हुई हैं, उसकी वजह से उन्हें कोई सेंसिटिविटी है, खाना चबाया नहीं जा रहा, दांतों के दरमियान कोई चीज़ें फंस रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ही हमारे दांतों की खराबी के अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, वो डॉक्टर साहब के पास आप तशरीफ़ लाएंगे या अपने नियरेस्ट आपके जो भी डेंटिस्ट हैं आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको ट्रीट कर सकते हैं। उनको ज़रा तफसील में बताइएगा कि मेरे दांतों में क्या मसला है, कोई सेंसिटिविटी का मसला है, खाना चबाते हुए दर्द होता है, मिस अलाइनमेंट है, ओवर बाइट का इशू है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही उसका इलाज किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ लोग जब उनके दांत गिरना शुरू होते हैं तो वो फेक टीथ की तरफ जाते हैं, उसकी एहतियात कितनी ज़रूरी है? अगर उसका एहतियात ना रखा जाए तो कितना नुकसान हो सकता है? जो दांत हम या तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाए, हमें डेंटिस्ट उन्हें निकाल देते हैं। दूसरा ये होता है कि किसी पेशेंट्स जब ओल्ड एज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दांत किसी भी दूसरी बीमारी जो एसोसिएटेड होती है उसकी वजह से वो गिर जाते हैं। तो उनको लिए हम 2 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। एक तो हम कोई डेंचर लगाएंगे रिमूवेबल, जिसको पेशेंट खुद उतार सकता है। दूसरा ये होता है कि वो फिक्स ब्रिज की शक्ल में हम लगाते हैं। जो नॉर्मली हमारे फिक्स दांत होते हैं, प्रोसेस होता है, उसको तो जैसे नॉर्मल दांतों को ब्रश किया जा रहा है उस वैसे करते हुए साफ़ होते रहते हैं। ओके। जो रिमूवेबल जिनको पेशेंट खुद उतार सकता है उनके लिए डेफिनेटली इस डेंचर को भी साफ़ करना चाहिए। अच्छा इसमें ये बताइएगा कि ये जो जिस तरह के प्रोसीजर्स हैं जिसमें विद द पैसेज ऑफ एज जो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें फिलिंग आपको करवानी पड़ती है, जिसमें आपको दांतों का ख्याल, क्राउनिंग जिसको हम कहते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, तो ये कितना प्रोसेस है? अगर हम दांतों का ख्याल नहीं रखते तो क्या ये आपके वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस एज में होगा उससे पहले भी होना शुरू हो जाते हैं? अगर हम दांतों को केयर से उनको रखें, साफ़ रखें और हेल्दी चीज़ें यूज़ करें तो हमारे दांत वैसे ख़राब नहीं होते। ठीक है। जिस तरह भी कॉलर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मेरे वालिदैन हैं 90, बिल्कुल 90+ हैं, तो माशाल्लाह वो माशाल्लाह उनके दांत ठीक हैं। तो डेफिनेटली उनकी पहले वाले जो टाइम था उसमें ये ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं होता था। हमारा इतना ज़्यादा ये स्वीट इनटेक, मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। तो बड़ी लिमिटेड चीज़ें जो अगर मीठा खा लिया जाए तो वो ऐसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन ये नहीं है कि जिस तरह आजकल हमने रूटीन बनाई हुई है कि सुबह उठते ही बच्चे शुरू हो जाते हैं और वो खाना नहीं खाते। आजकल तो नाश्ता भी वो मीठे से ही किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करना चाहिए। अगर दांत ठीक हैं, वो नहीं गिरेंगे तो मजबूत रहेंगे दांत हमारे, हमें आर्टिफिशियल दांतों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अगर वो दांत डैमेज हो रहे हैं, चाहे वो अर्ली एज के अंदर ही है, 6 साल की दांत उम्र में हमारे परमानेंट दांत आना शुरू हो जाते हैं। अगर बच्चे केयर नहीं करेंगे, साफ़ नहीं रखेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, उनको साफ़ नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली वो दांत हमारा शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात की कि जब आपके टीथ ग्रो कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग उस टाइम पे बच्चे ख़ास तौर पर जब टीथ निकल रहे होते हैं तो ज़बान का इस्तेमाल करना उसको, तो वो क्या वो शेप भी चेंज होना शुरू हो जाती है उस वक्त?
जी बिल्कुल, बच्चे छोटी एज में उसको दे दिया जाता है, थंब सकिंग करना शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली इससे हमारा जॉ भी डिस्टर्ब होता है, हमारे दांत हैं वो भी मिसअलाइंड होते हैं, उनकी क्रोडिंग होती है, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे ये मुतासर होते हैं कि उनसे मुतासर होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेरेंट्स को के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। नाज़रीन, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद भी कुछ सवालात करेंगे जो आम जनरल लोगों के जहनों में आ रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम ओरल हाइजीन के हवाले से बात कर रहे थे, वो बात वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरी भतीजी की बर्थडे है, यशल उनका नाम है। शी इज़ जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और आप सबसे भी दुआ करता हूँ कि आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू जी यशल। हैप्पी बर्थडे टू यू जी यशल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और अल्लाह करे कि आपके आगे आने वाले जितने भी साल हैं वो खुशियों भरे हों, और जितने भी आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ दुआएं की हुई हैं, जितने गोल्स रखे हुए हैं, आप उन सबको अचीव करने में कामयाब हों। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले साल आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन जी। डॉक्टर साहब, हम ओरल हाइजीन के ऊपर बात कर रहे थे, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी गलतियाँ अक्सर औकात हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें फिर आगे जाके परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं, जिसमें आपने हार्ड ब्रिसल वाले ब्रशेज़ की बात की, फ्लॉसिंग ना करने की बात की, तो इस तरह की जो आप अक्सर कॉमन अपने प्रैक्टिस में देखते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाज़ औक़ात हम ज़्यादा उनको केयर की चक्कर में भी ना हम दांतों को ख़राब कर लेते हैं, ओवर प्रोटेक्टिवनेस की। उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हमारा ब्रश की जो सिलेक्शन है वो ठीक नहीं होती। जब हार्ड ब्रश हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे गम्स के साथ साथ गम लाइन में जो दांत का हिस्सा है उसको हम डैमेज कर रहे होते हैं। तो ब्रश बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट। सेकेंडली, हमें उल्टी सीधी पेस्टिंग और रेमेडीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए दांतों को वाइट करने के लिए। कुछ लोग होममेड रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग वाली होम ब्लीचिंग यूज़ करते हैं। जी, जैसे वो लेमन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों, ज़ाहिर है लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है, जब हम डायरेक्टली एसिड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे दांत की एनामल को डैमेज करेगा। जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक एसिड होता है, वो भी हमारे दांतों को बड़ा। जब इसमें लेमन के साथ अक्सर औक़ात वो लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं और उसको मिला के टूथपेस्ट के अंदर शामिल कर देते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके दांतों की हेल्थ को ख़राब कर सकता है? जी, बेकिंग सोडा टूथपेस्ट के अंदर भी इंग्रेडिएंट के तौर पे शामिल होता है, लेकिन इसको रूटीन वाइज या डेली बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, हमारे गम्स को, हमारे दांतों को मुतासर तो कर रहे होते हैं। इसलिए सिंपल प्लेन टूथपेस्ट, अगर कोई मसला है तो डेंटिस्ट से जाकर उसको हल कराएं। सॉफ्ट ब्रशेस के साथ मिसवाक भी यूज़ करें, हमारे नॉर्मल सलाइवरी फ्लो को बेहतर करता है। उसके अंदर हमारे जो सलाइवरी मिनरल्स हैं वो बड़े इनहेंस होते हैं, माउथ फ्रेशनेस बेहतर हो जाती है, हमें माउथ वॉश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली हम अगर डेली बेसिस पर दांतों को साफ़ रख रहे हैं, हमें स्मेल के लिए कि मुँह से अच्छी स्मेल जाए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें कुछ जैसे माउथ फ्रेशनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो वो कैंड फिल्ड होते हैं वो वाले भी, और जो च्युइंगम्स इस्तेमाल की जाती हैं या मिंट इस्तेमाल की जाती है, वो प्रैक्टिसेस ठीक हैं अगर आप हर वक्त ही अपने उसको मुंह में रखते हैं तो? इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नॉर्मली आपने खाना खाया है, हेल्दी डाइट है, या फ्लोसिंग कर ली है, रात को अपने दांत अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं तो ठीक रहते हैं। मसला तब स्टार्ट होता है जब हम ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स का इधर हमारे मुल्क में, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए डायबिटीज़ में भी हम लोग ऊपर जाते हैं। बिल्कुल नंबर 1 का। ये बताइएगा, जैसे अभी आपने कहा कि चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अक्सर औक़ात जैसे हम डाइट ले लेते हैं, सुबह नाश्ते के बाद अंडे के खाने के बाद एक स्मेल आती है मुँह से, उससे बचने के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं मिंट। चाय पीने के बाद एक स्मेल आ रही होती है, कुछ लोगों को दूध पीने के बाद एक स्मेल आती है मुँह से, तो उसको काउंटर करने के लिए वो मिंट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप सिंपली पानी पी लें, अच्छी तरह कुली कर लें, ठीक है, मोर देने का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लास्ट में अगर आप कोई अपना पैगाम ऐड करना चाह रहे हो, बिल्कुल लास्ट हमारे पास 30 to 35 सेकंड्स मौजूद हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग तो प्लीज़ ऐड कर दीजिए, जो मिस कर गए।
नहीं, ओवरऑल आपने बड़े अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कवर कर लिया। फर्दर कोई ऐसा टॉपिक है नहीं, लेकिन नॉर्मली टूथ केयर में यही आ जाता है कि हम उनको साफ़ रखें, साफ़ रखने के साथ साथ हेल्दी डाइट को यूज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा मीठी चीज़ें इनसे ज़रा अवॉइड, बेकरी आइटम से अवॉइड करें। दांत हमारे बेहतर होंगे तो हमारी बॉडी भी एक्टिव होगी, ठीक रहेगी। और जहाँ से वो जो पैसेज है जिसने फूड आपके इंटेक करना है वही साफ़ सुथरा होना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जितने भी सवाल हो सकते थे जो आप लोगों ने हमें भेजे या हम लोगों के जहन में आ सकते थे, आम पॉपुलेशन के जहन में आ सकते थे, ओरल हाइजीन के हवाले से हमने डॉक्टर साहब से करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे अब मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।